असिस्टेंट हो या रिसेप्शनिस्ट हो, इसका कुछ असर हुआ है? नहीं सर। तो अब देखो बेटा, कैपी ने खुशनुमा पैक को गोपनीयता से फुसफुसाकर बताया। तुम्हें मैं एक पते की बात बताता हूं। मेरी सलाह मानो और जाकर मेरे दामाद कैप्टन पिजली से मिल लो। वह नेकदिल इंसान है और हमारे कारोबार की परिवहन कंपनी का सर्वेसर्वा है। मैं कैप्टन पिजली से भी मिला था। वे बहुत दयालु थे और उन्होंने काफी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि वे दिल से मुझे नौकरी देना चाहते थे। मुझे इनकार करने में उनकी भावनाएं आहत हो रही थी, लेकिन कारोबार की हालत इतनी खराब थी कि नए लोगों के लिए जगह निकालना नामुमकिन था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 1 दर्जन पुराने सैनिकों को अब तक सिर्फ इसलिए नौकरी से नहीं निकाला था क्योंकि उनका दिल इस निष्ठुर कदम को उठाना नहीं चाहता था। मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे युवा मित्र, मुझे यह बताओ कि इसके बाद भी तुम मेरे पास क्यों आए? क्योंकि पैक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं चाहता था कि आप उनके इनकारों को रद्द करते हुए हां कर दें और मुझे नौकरी दे दें। वैसे तो मैं खुद को विशेषज्ञ सेल्समैन मानता हूं और अगर मुझे सेल्समैन की नौकरी मिलती है तो इससे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मुझ में इसकी विशेषज्ञता है और मैं 10 सेल्समैनों के बराबर सामान बेच सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई विशेष पदनाम या पद नहीं चाहिए। कोई भी नौकरी चलेगी बशर्ते मैं वह काम कर सकता हूं। अगर मैं इसे कर सकता हूं तो मैं इसे सबसे अच्छी तरह करूंगा, जितनी अच्छी तरह पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैं नंबर 1 बनने में विश्वास रखता हूं मिस्टर रिक्स। जो भी काम करो उसे इतनी अच्छी तरह से करो कि शिखर पर पहुंच जाओ। तलहटी में रहने में ज्यादा आनंद नहीं है, शिखर से ज्यादा बेहतर नजारा दिखाई देता है और हर इंसान शिखर पर पहुंचना चाहता है क्योंकि हर इंसान में ईश्वर की दी हुई क्षमता और योग्यता होती है। मुझे ईश्वर ने सामान बेचने की विशेष योग्यता दी है। अगर आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी देते हैं और मैं ठीक से काम नहीं कर पाया तो आपको मुझे नौकरी से नहीं निकालना पड़ेगा, मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझ पर तरस खाकर नौकरी दें और परोपकार करें। मैं इस वक्त बाकी लोगों से 4 साल पीछे हूं और मुझे बराबरी पर आने के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे कामयाबी की भूख है और मेरे पास सबसे अच्छे संदर्भ भी हैं। वह तो मैं भी देख रहा हूं, कैप्टन ने सौम्य अंदाज से कहा और अपनी डेस्क पर लगा पुश बटन दबा दिया। स्किनर अंदर आ गया। उसने विलियम ई पैक को नापसंदगी से देखा और फिर कैपी रिक्स को सवालिया निगाह से देखा। स्किनर, प्यारे लड़के, कैपी ने मधुर स्वर में कहा, मैं एंड्रयूज को संघाई ऑफिस भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। हमें एक जोखिम लेना होगा। वर्तमान समय में एक स्टेनोग्राफर उस ऑफिस का प्रभारी है, जो बहुत ही बुरी बात है। इसलिए हमें जरा भी देर किए बिना किसी मैनेजर को वहां भेजना होगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि हम क्या करेंगे। हम एंड्रयूज को अगले जहाज से भेज देंगे, लेकिन उसे यह बता देंगे कि यह उसका स्थायी पद नहीं है बल्कि अस्थायी इंतजाम है। अगर वह वहां पहुंचकर शानदार प्रदर्शन करता है तो हम उसे स्थायी कर देंगे, लेकिन अगर वह वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो हम उसे बुला लेंगे और यहीं अपने ऑफिस में उसकी पुरानी जगह पर रख लेंगे, जहां वह बहुत मूल्यवान व्यक्ति है। इस दौरान मुझ पर एक एहसान करो स्किनर, मेरे प्यारे लड़के, कि तुम इस युवा को अपने ऑफिस में सामान बेचने का कोई काम दे दो और उसे मुश्किल काम देकर यह पता लगाओ कि उसमें कितना मादा है और किस मिट्टी का बना है। बस मुझे यही एहसान चाहिए स्किनर, मेरे प्यारे बच्चे, बस मुझे यही एहसान चाहिए। खेल की भाषा में कहें तो स्किनर दबाव में था और वह यह बात जानता था। युवा पेक भी यह बात जानता था और जनरल मैनेजर को देखकर शालीनता से मुस्कुराया, क्योंकि युवा पेक सेना में रह चुका था, जहां सबसे बड़े शुरुआती सबकों में से एक यह होता है कि सेनापति का आग्रह हमेशा आदेश के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है सर, स्किनर ने धीरे से जवाब दिया। क्या आपने पैक का वेतन भी तय कर लिया है? कैपी ने विरोध में हाथ ऊपर उछाला। उसे तय करना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है स्किनर। मुझे तुम्हारे विभाग के अंदरूनी प्रशासन में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। स्वाभाविक रूप से तुम पैक को उतना ही वेतन दोगे जितना पाने के वह योग्य है, और उससे ज्यादा 1 सेंट भी नहीं। फिर वे विजयी पैक की ओर मुड़े। अब मेरी बात गौर से सुनो नौजवान, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बैठे बिठाई कुर्सी तोड़ने की नौकरी मिल रही है
तो यह